Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 18th of January 2021, Monday. Inspiration of the day is success is not the key to happiness, happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Government may target fiscal deficit at 4% of GDP by 26. As we all know, as per the recommendation of NK Singh Committee on Fiscal Consolidation, the government has previously set the target of fiscal deficit up to 3.1% of GDP, जिसको कई बार हालांकि रिवाइज किया गया 2009 में ये फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट आया था जिसके तहत ये डिसाइड किया गया था कि गवर्नमेंट हर साल अपने जो बजट अनाउंस करता है हर साल के बजट में गवर्नमेंट ये रोड पाथ तैयार करेगी कि कैसे जो फिजिकल डेफिसिट है इंडियन इकोनॉमी का उसको जीडीपी के 3% से कम तक लाया जा सके। और कई बार हालांकि गवर्नमेंट ने इस टारगेट को रिवाइज किया है, एस्केप क्लॉज इन्वोक किया है in order to breach this particular target so that fiscal expansionary policies can be followed as per the demand of economy। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि गवर्नमेंट ने एक एस्केप क्लॉज इन्वोक किया है जिससे कि वो फिजिकल डेफिसिट के टारगेट को ब्रीच कर सके, फिजिकल डेफिसिट बढ़ा सके इन ऑर्डर टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़। और जैसा कि हम सभी को पता है इस कोविड-19 की ड्यूरेशन में भी गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू कॉफर है, रेवेन्यूज़ हुए हैं वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में चल जा चुके हैं क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं हुई। तो जितने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन होता था वो सारा फॉल किया है। अब जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू फॉल किया है और आगे आने वाले बजट में ये डिमांड करी जा रही है कि गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ को लेकर के आए, मीन्स expenditure को increase करे into different sectors so that money supply can be increased, and once the money supply is increased the economy will be boosted by demand increase। अब एक्सपेंशनरी पॉलिसी से अगर डिमांड बढ़ रही है इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट को ज़्यादा एक्सपेंशन करना है, ज़्यादा खर्चा करना है, ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना है। तो अगर एक्सपेंडिचर करना है तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू भी होना चाहिए। और जैसा कि हम सभी को पता है कोविड-19 की ड्यूरेशन में बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इंडियन इकोनॉमी में फॉलो हुआ था जिसका इम्पैक्ट अभी तक देखने को मिल रहा है। और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स है चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स है, दोनों ही फॉल किया है। तो अब एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए गवर्नमेंट कहाँ से रेवेन्यू लाएगी? डेफिनेटली गवर्नमेंट विल गो फॉर लोन। लोन किससे लेगी? चाहे वो आरबीआई से ले, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे लाइक आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक या जो अदर डेवलप कंट्रीज के बैंक है उनसे लोन ले। तो डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट लोन लेगी, फाइनेंस रेज करेगी, इट विल इंक्रीज द बर्डन, लोन बर्डन और द डेट ऑन इंडिया जीडीपी। और सीधी सी बात है, जब हमारी एक्सपेंशनरी पॉलिसीज आएंगी, हमारे पास सफिशिएंट रेवेन्यू नहीं है, इट विल इंक्रीज द फिजिकल डेफिसिट। तो गवर्नमेंट ने आगे आने वाले जितने भी अपकमिंग बजट हैं उनके लिए फिलहाल फाइनेंशियल ईयर 26 तक के लिए गवर्नमेंट ने जो 3.1% का टारगेट था बाय जो एनके सिंह कमेटी ने सजेस्ट किया था फॉर फिजिकल कंसोलिडेशन एंड टारगेटेड ब्रिंकिंग डाउन इट्स फिजिकल डेफिसिट टू 3.0%, उस टारगेट को इंक्रीज करके गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए 4% तक कर दिया है। इट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 26 तक गवर्नमेंट को कोई 3% के टारगेट को अचीव करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट कैन इंक्रीज द फिजिकल डेफिसिट अप टू 4%। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि ये जो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ की डिमांड है, दिस डिमांड इज़ नॉट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर्स बजट, दिस पर्टिकुलर डिमांड विल बी कंटिन्यूड फॉर अपकमिंग नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो अगर गवर्नमेंट ये 3.1% का फिजिकल डेफिसिट का टारगेट रखती है तो इट मे बी वेरी डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट टू गो फॉर एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट हैज़ increase this target up to 4% of GDP। तो फिलहाल के लिए यूनियन गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट का जो 3.1% का टारगेट था एज पर द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, उसको इंक्रीज करके 4% कर दिया गया है जिससे कि गवर्नमेंट ईजिली एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ को फॉलो कर सके, मार्केट से मनी उठा सके इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मनी सप्लाई
in the market so that economy can be revived. However, to enable the widen fiscal deficit beyond the permissible limit under the present legislation, the government may have to propose the amendment to FRBM Act in Finance Bill. तो ये पार्लियामेंट से पास होगा तो आगे आने वाले टाइम में हमें FRBM एक्ट में अमेंडमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि FRBM एक्ट में 3.1% का टारगेट सजेस्ट है। तो अगर गवर्नमेंट इसको 4% तक बढ़ा रही है तो इट मीन्स देयर इज अ नीड टू अमेंड द FRBM एक्ट इन द अपकमिंग फाइनेंस बिल। तो FRBM एक्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो change in fiscal roadmap would in the wake of contracting GDP and a big mismatch in the revenue collection and expenditure due to COVID-19 pandemic as we have discussed. अब यहाँ पर जो की टर्म्स हैं वो हैं फिस्कल डेफिसिट, FRBM एक्ट। ये आपके आगे आने वाले अपकमिंग क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर फिस्कल डेफिसिट को जल्दी जल्दी हम डिस्कस करना चाहें तो बेसिकली फिस्कल डेफिसिट नाम से पता चला, फिस्कल मीन्स मनी रिलेटेड। व्हेनेवर एनीथिंग कम्स एज फिस्कल इट मीन्स मनी रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड। फिस्कल डेफिसिट मींस अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर है कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग कम है। इट मीन देयर इज अ डेफिसिट ऑफ रेवेन्यू। डेफिसिट ऑफ रेवेन्यू मीन्स डेफिसिट ऑफ मनी, जैसे गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बेयर कर सके। और जब चूंकि पैसे की कमी है तो गवर्नमेंट विल गो फॉर बोरोइंग एंड बोरोइंग विल फर्दर इंक्रीज द डेफिसिट। क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर बजट में गवर्नमेंट बोरो कर लेती है तो वो नेक्स्ट ईयर के बजट में वो बोरोइंग लिमिट हो जाती है गवर्नमेंट की, एंड दैट मे लीड्स टू फर्दर अदर प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो करती है तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए भी बोरोइंग के लिए कम अमाउंट बचता है, तो उसको क्राउडिंग आउट कहते हैं। आपने इकोनॉमिक में कंसेप्ट पढ़ा होगा। So there are number of problems that actually generate once government go for high amount of borrowing. But as per the current scenario, there is a need for expansionary policy. Government do not have the revenue and government has to go for borrowings. And this is the fiscal blueprint, fiscal deficit as percentage of GDP, बजटेड एस्टिमेट्स जो रहा है पिछले कुछ सालों में और जो एक्चुअल फिस्कल डेफिसिट रहा है वो। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जब से FRBM एक्ट आया है, एनके सिंह ने रिकमेंडेशन दी है, ऐसा शायद ही हुआ है कि गवर्नमेंट ने 3.1% के टारगेट को अचीव किया हो इन टर्म्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट। ऑल्दो बहुत बार ऐसा हुआ गवर्नमेंट क्लोज रही है, लेकिन कभी भी अभी तक ये टारगेट अचीव नहीं हुआ और गवर्नमेंट को बार बार स्केप क्लॉज जो है वो इन्वोक करना पड़ा है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 17 से देखें, 3.5% बजटेड एस्टिमेट्स था कि उस पर्टिकुलर ईयर में जो फिस्कल डेफिसिट है उसको 3.5% तक रखा जाएगा, और जो एक्चुअल रहा वो भी 3.5% तक रहा। 17-18 में 3.2 एंड एक्चुअल वॉज 3.5। 18-19 में बजटेड वॉज 3.3, एक्चुअल वॉज 3.4। फाइनेंशियल ईयर 20 में 3.3 एंड द एक्चुअल इज 4.6, एंड द फाइनेंशियल ईयर में जो प्रोजेक्ट किया गया है 21 में दैट इज 3.1, और अभी तक उसका एक्चुअल नहीं आया। तो मोर और लेस हम देखें तो कहीं पर भी 3.1% का टारगेट गवर्नमेंट अचीव नहीं कर पाई है सिंस फाइनेंशियल ईयर 17। और आगे आने वाले जो साल हैं, जो फिजिकल ईयर्स हैं, उनमें भी एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ की डिमांड रहेगी। तो इट इज़ हाईली अनलाइकली दैट गवर्नमेंट विल बी एबल टू अचीव दिस 3.1% टारगेट। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज रिवाइजिंग दिस। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 5। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स लीड इन पावर सप्लाई इंफ्रा पुश। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर बजटिंग को लेकर के, एलोकेशन को लेकर के हम पिछले कुछ टाइम से एनालिसिस में कई बार डिस्कस करते हुए भी आ रहे हैं कि गवर्नमेंट को इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर में पुश देने की ज़रूरत है। ये करंट न्यूज़ किस बारे में? बेसिकली करंट न्यूज़ नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं इंडिया में, उनमें पावर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कितना डेवलपमेंट है उसके बारे में। तो सेंटर्स फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑन अर्बन पावर रिफॉर्म्स, दैट इज द इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, इसको IPDS भी बोलते हैं। तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे देन व्हाट इज दिस IPDS। स्टूडेंट्स, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, you are not answering the questions, you are just writing thank you. So if you really want to thank me, please write the answer. I will be motivated by seeing your answer. So please write the answer on comment section below instead of writing thank you and other greetings. That will give me more happiness and I will take that response as your thank.
अब आ जाते हैं न्यूज़ में। तो बेसिकली जो सेंटर का फ्लैगशिप प्रोग्राम है दैट इज अर्बन पावर रिफॉर्म्स अंडर इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम IPDS has achieved a high success rate of 90% completion into the 7 northeastern state as of January 21, जहाँ कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी बहुत ज़्यादा सफ़र हो रही थी, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो थे वो हॉल्ट कर गए थे। वहीं पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने अर्बन पावर रिफॉर्म स्कीम में जो भी इंफ्रा को पुश देने वाले सेक्टर्स थे, बेसिकली पावर सप्लाई से रिलेटेड, उनका मैक्सिमम 90% कंप्लीशन अचीव कर लिया एज पर जनवरी 21 under system strengthening which entail construction of last mile power supply infrastructure. The physical progress is 86% in the region in comparison to other, and as per the official sources this is the highest across the country. पैंडेमिक की सिचुएशन में और इवन पैंडेमिक की बात भी ना करें, उससे पहले भी जो अदर प्रोग्रेस चल रही है, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को जो लेकर प्रोग्रेस चल रही है अदर स्टेट्स में, दैट इज़ नॉट वेरी लुक्रेटिव, बट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने इस पर्टिकुलर स्कीम में टॉप किया। ऑफिशियल्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ पावर सेट 100% प्रोग्रेस विल बी अचीव्ड अंडर सिस्टम स्ट्रेंथनिंग बाय द एंड ऑफ दिस फिजिकल ईयर। और ऐसा कहा जा रहा है जो 90% जो रिमेनिंग 10% और 12% है दैट विल बी कंप्लीटेड टिल मार्च। और अगर कुछ स्टेट्स की बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की, जिसमें आसाम, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, इन इन 4-5 स्टेट्स ने ऑलरेडी 100% प्रोग्रेस अचीव कर ली है इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन फॉर सिस्टम स्ट्रेंथनिंग इन power supply sector, and this is the amount of money that has been actually sanctioned and completion rate of different northeastern states. तो हम देख सकते हैं आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कौन उस पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो आसाम के केस में, मणिपुर के केस में, नागालैंड एंड सिक्किम के केस में द कंप्लीशन रेट और कंप्लीशन परसेंटेज इज 100%. इट मीन्स all the sanctioned amount has been utilized, all the projects has been completed on time or before time, and the remaining projects will be completed till the month of March into the remaining states as per the government officials. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 given on page number 5. Fiscal relaxation is critical, ASSOCHAM budget wish list. जैसा कि हम पिछले कई न्यूज़ डिस्कशन में डिस्कस कर चुके हैं कि प्री बजट को लेकर के प्री बजट सेशन बहुत जगह बहुत एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ बहुत जगह प्री बजट नेगोशिएशन, प्री बजट डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें अब एसोचैम ने भी अपनी एक बजट की विश लिस्ट जनरेट करी है। एसोचैम क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ एसोचैम इज द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। फिर से बोल रही हूँ, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम एसोचैम बोलते हैं। बेसिकली इट इज़ अ नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन और एन एडवोकेसी ग्रुप बेस्ड इन न्यू दिल्ली। तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट द कॉमर्स और इंडस्ट्री in India. So the organization represent the interest of trade, commerce in India and act as the interface between the issue and the initiative. And जो आगे आने वाला बजट है, इस पर्टिकुलर ईयर का बजट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक। इंडियन इकॉनमी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई है, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है। तो जो आगे आने वाला बजट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्री, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रैटेजीज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरल पब्लिक, ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट। इसीलिए डिफरेंट जो इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग देयर थॉट्स। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, हर ईयर के बजट में प्री बजट नेगोशिएशन और प्री बजट डिस्कशंस होते हैं, जहाँ पर पब्लिक फोरम में industry representative bodies, individuals, experts, economists, strategists, veterans, they share their idea, they share their recommendations, what could be the major highlights, what could be the major focus point in upcoming budget. तो एसोचैम के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर विनीत अग्रवाल,
उन्होंने भी आगे आने वाले बजट में फिस्कल एक्सपेंशन को बहुत क्रिटिकल बताया है। उनके अकॉर्डिंग आगे आने वाले बजट में गवर्नमेंट अगर फिस्कल एक्सपेंशन पर नहीं जाती है देन इट विल बी वेरी क्रिटिकल सिचुएशन फॉर इंडियन इकोनॉमी। सो द वाइस president has batted for the fiscal expansion in the form of higher expenditure in the upcoming budget। और जैसा कि हमने पहले वाली न्यूज़ में डिस्कस भी किया था, गवर्नमेंट का भी फोकस अब हायर एक्सपेंडिचर के साइड में ही है, इसीलिए गवर्नमेंट ने 4% का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है उसको सेट किया है रादर देन 3.1% का टारगेट। सो एज पर द प्रेसिडेंट विनीत अग्रवाल, फिस्कल रिलैक्सेशन इज क्रिटिकल एंड द फोकस शुड बी ऑन स्पेंडिंग व्हेन द वर्ल्ड कम्स आउट ऑफ दिस once in a 100 years kind of crisis। and we all know this is a unique or one of its kind crisis। ऐसे crisis are इंडियन वर्ल्ड इकोनॉमी में पहली बार आई जिसने इकोनॉमी को इतना ज़्यादा अफेक्ट किया, एंड दैट इज़ वाई द फिजिकल रिलैक्सेशन, फिजिकल एक्सपेंशन or expansionary policies are actually required। All these terms are actually synonymous, students, don't get confused। Fiscal expansion, fiscal relaxation, accommodation policies, expansionary policies, all these are more or less the same kind of terms, or they depict the same kinds of conditions। So as the spending on infrastructure has 3 times the desired impact, the government 111 ट्रिलियन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन शुड बी एक्सेलरेटेड। तो इन्होंने भी यही कहा है, गवर्नमेंट को एक्सपेंशनरी पॉलिसीज फॉलो करनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी द मेजर फोकस। व्हाई एवरीवन इज सो interested, or why everyone is so much focusing on infrastructure expenditure, construction related expenditure only? We have discussed this as well। इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा होता है। अगर गवर्नमेंट फोकस करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में एलोकेशन ज़्यादा बढ़ाती है, एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, तो इट लीड्स टू जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑन द अदर हैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, एलोकेशन होता है, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी होता है और शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट भी होता है, और इकोनॉमी के लिए वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स के बेनिफिट्स रियलाइज होते हैं। दैट इज़ वाई इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द वेरी पिक्यूलियर सेक्टर वेयर every government, not only the Indian government, every government wants to focus। जब कभी भी इकोनॉमी को रिवाइव करना होता है, just increase the expenditure or allocation of infrastructure and increase the employment generation, increase the income generation, and once the income is in the hand of public, the demand will increase। So as per the Mr. Agrawal, the government should also focus on the projects that promote the multi-modal logistic, as currently about 60% of the freight is moved through roads and coast। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स को, रेलवेज को, हाईवेज को, इन सब को प्रमोट करने के लिए, इन सब पर एलोकेशन को इंक्रीज करने के लिए एसोचैम के प्रेसिडेंट ने कहा है। और रूरल इकोनॉमी पर भी फोकस करने के लिए ज़्यादा डिमांड करी है एसोचैम ने। क्यों? क्योंकि रूरल इकोनॉमी, अगर आपको याद हो, पैंडेमिक से पहले भी इंडियन इकोनॉमी वाज नॉट इन वेरी गुड सिचुएशन। अगर आपको याद हो तो ऑटोमोबाइल, माइक्रो फाइनेंस, IIP all was actually downgrading at that time। तो उस समय भी इंडियन इकोनॉमी का जो फोकस था, जो गवर्नमेंट ने फोकस किया था, दैट वाज ऑन द रूरल इकोनॉमी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि अर्बन इकोनॉमी इज़ ऑन द डिमांड सैचुरेशन स्टेज। तो अब जो भी कुछ डिमांड बची है फिलहाल के लिए, दैट इज़ ऑन रूरल इकोनॉमी। तो उस समय भी गवर्नमेंट का जो फोकस था वो रूरल की तरफ ज़्यादा था। अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर ने भी अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा डाइवर्ट किया था टुवर्ड्स द रूरल इकोनॉमी। फिर then suddenly pandemic hit out and everything gets renewed। So now SOCHM is also saying that rural development should also be increased if government really wants to tap up the potential of Indian economy, if government really wants to improve or revitalize the Indian economy। So SOCHM की wish list में भी infrastructure related expenditures like road, highways पर फोकस है, रूरल इकोनॉमी पर भी फोकस करने को कहा गया इन ऑर्डर टू रिवाइव द इकोनॉमी। Apart from this, article number 3, there are certain infographics that has been given on page number 5। तो वो भी हैं बजट इनसाइट से रिलेटेड है कि जो आगे आने वाला बजट है उसमें गवर्नमेंट के लिए क्या क्या चैलेंजेस होंगे और गवर्नमेंट कैसे कैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकती है। तो की चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो लैक ऑफ नेशनल रिटेल पॉलिसी, दैट इज़ वेरी मच डिजायर्ड। लो कंजप्शन डिमांड फर्दर ट्रिगर ड्यू टू द पैंडेमिक, पहले भी लो डिमांड थी पैंडेमिक से पहले और पैंडेमिक ने उसको और ट्रिगर कर दिया है। फ्रीक्वेंट एंड सडन ट्रैफिक एंड नॉन ट्रैफिक बैरियर्स जो डिफरेंट इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं, इकोनॉमीज़ हैं,
उनमें जो बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स को लेकर के वॉर चल रहा है, अगर आपको याद हो तो पैंडेमिक से पहले यूएस और चाइना का टैरिफ को लेकर के बहुत ज़्यादा ट्रेड वॉर चल रहा था। तो ये भी एक चैलेंज है गवर्नमेंट के सामने, जिसको गवर्नमेंट को एक्चुअली टैप अप करना है कि गवर्नमेंट इंडियन इकोनॉमी का फिलहाल के लिए किसी भी ऐसी इकोनॉमी के साथ ट्रेड वॉर स्टार्ट ना हो, क्योंकि इस समय एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बूस्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द इकोनॉमी। इनएडिक्वेट फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोविड-19 पैंडेमिक ने अगर कुछ भी, अगर हम कहें कि बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट डाला, लेकिन अगर हम एक इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को ध्यान में रखें तो इसने इंडिया में डिजिटल और डिजिटलाइजेशन को बहुत प्रमोट किया है। जो वैल्यू ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनका यूज़ बढ़ा है, बहुत सारे एप्लीकेशंस डेवलप हुए हैं फॉर डे टू डे वर्क प्रोग्रेस। तो इस तरह के बहुत डिजिटल एम्पावरमेंट इस समय इंडियन इकोनॉमी का हुआ बिकॉज ऑफ कोविड-19। उसको सपोर्ट करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों की ज़रूरत है। तो इनएडिक्वेट फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द वेरी बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट। And what are the industry is asking that we have discussed number of time, infrastructure पर focus होना चाहिए, rural economy पर focus होना चाहिए, logistic पर focus होना चाहिए, there should be one national retail policy, क्योंकि अभी तक इंडिया में ऐसी कोई retail policy नहीं आई। ऑर्गेनाइज रिटेलर्स और ऑर्गेनाइज रिटेलर्स के बीच में हमेशा से कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सीज चलती रहती है। एंड दिस इज द सेक्टर टू कॉन्ट्रैक्ट इन शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इम्पैक्ट। तो डिफरेंट सेक्टर्स में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, कौन सा सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट किया, दैट यू कैन गो थ्रू वंस। नो नीड टू मग अप दीज इन्फोग्राफिक्स, कोई ज़रूरत नहीं है इन्फोग्राफिक्स को मग अप करने की। आप उन्हें बस एक बात देख सकते हैं, कितना CAGR रहा रिटेल मार्केट का, कितना % ग्रोथ पहले थी, कितने % ग्रोथ बाद में हुई। So all this thing you can actually go through. तो basically जो ये infographics है, ये all about the retail sector, not about other infrastructure or other industrial production or IIP related sectors. And different industry experts have given their point of view that you can read once. तो रिटेल को लेकर के कैसे गवर्नमेंट के सामने जो चैलेंजेस हैं वो हैं, इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, उसको कैसे गवर्नमेंट टैप कर सकती है, दैट ऑल हैज़ बीन गिवन अंडर दिस इन्फोग्राफिक्स। अब देख लेते हैं आर्टिकल, सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। लो टर्न आउट फॉर कोविड शॉट्स एज 6 स्टेट वैक्सीनेटेड ओनली 17K. So India's vaccination has been started from 6th of January. India vaccinated over 17,000 healthcare workers in approximately 500 sessions on second day of the COVID-19 vaccination drive across 6 states, and this is actually decimal turnout in comparison to the planned. So there were more than 400 adverse events following the jabs, such as fever, headache, nausea, and health ministry said on Sunday. तो जितना टारगेटेड किया था गवर्नमेंट, इतना टारगेट सेट किया था इन 2 दिनों में कि इतने हेल्थ केयर वर्कर्स को शॉट्स दिए जाएंगे, जैब्स दिया जाएगा, उसकी कंपैरिजन में केवल हाफ का ही टारगेट, हम कह सकते हैं कि 50% टारगेट अचीव हुआ, ये केवल हाफ नंबर्स ही टर्न आउट हुए। और इसका जो रीज़न बेसिकली हम बोले, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्होंने कहा जिसकी वजह से टर्नआउट जो है बहुत कम रहा। बेसिकली कई सारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है वैक्सीन को लेकर के। अगर आपको याद, आपने 2-3 दिन की न्यूज़ फॉलो करी तो उसमें देखा होगा आपने कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो हेड्स हैं उन्होंने भी शॉट लिया, और उसको लेते हुए उन्होंने अपनी पब्लिक पिक्चर लोड करी market में in order to instill the confidence within the public. Although still there is a lack of confidence in the vaccine. Apart from this, certain technical glitches also overcome this targeted number. So technical glitches and the lack of confidence among public due to this vaccine has actually caused this low turnout into the second day of vaccination. Although अगर वर्ल्ड की बात करें तो इट इज़ हायर देन UK, USA एंड फ्रांस रेशियो। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। शॉर्ट टर्म रेट्स इंक्रीजेस 25 to 30 BPS. So interest rate have inched up in the economy, notwithstanding the status quo in the monetary policy and continuation of accommodative stance. तो इंटरेस्ट रेट जो है इकॉनमी में बेसिकली वो 25 से 30% या बेसिस पॉइंट जिसको हम बोलते हैं तक थोड़ा सा इंक्रीज किया है, इंस्टेड ऑफ
RBI's accommodative policy continuation. RBI ने अपनी accommodative policy continue करी है. What is accommodative policy? It means lower interest rate for granting the loan so that money supply should be adequate. Money supply adequate, जाहिर सी बात है, हम बार बार डिस्कस करते हैं, मनी सप्लाई रहेगी, पब्लिक के हाथ में पैसा रहेगा, it may turn up into demand. And the reason why short-term rates have spiked in the liquidity normalization, the central bank on Friday removed the rupees 2 trillion from the banking system through 14-day reverse repo auction. तो बेसिकली जो ये शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया है, ये इसका रीज़न ये है कि अभी फ्राइडे को आरबीआई ने रिवर्स रेपो ऑक्शन के थ्रू मार्केट से 2 ट्रिलियन का मनी रिमूव कर लिया या सोक कर लिया या वापस ले लिया, जैसे हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा लिक्विडिटी क्रंच की सिचुएशन आई, कैश क्रंच की सिचुएशन आई, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो इंटरेस्ट रेट है शॉर्ट टर्म में वो increase हुआ. So before the money get reversed, the central bank can do another auction and continue to remove as much as liquidity as it wants, so that interest rate will be push up for the short term. तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म रेट्स में इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस नहीं दिखा, कि कल 25 से 30 बेसिस पॉइंट तक का डिफरेंस आया है शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में, इवन सिंस नॉर्मलाइजेशन अनाउंसमेंट. और ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट मीन्स आरबीआई कैन फर्दर गो फॉर दिस रिवर्स रेपो ऑक्शन इन ऑर्डर टू नॉर्मलाइज द इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी. बेसिकली इंटरेस्ट रेट हेयर मीन्स शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. व्हाट्सएप डिफर प्राइवेसी टर्म्स बट सिग्नल स्टिल ऑन टॉप. इफ यू रिमेंबर, बिकॉज ऑफ द व्हाट्सएप privacy announcement or some certain change into the privacy condition, the signal become the top most application in India in terms of download on Google Play Store. तो जैसे ही बैकक्लैश हुआ यूज़र की तरफ से, व्हाट्सएप ने तुरंत अपनी इस जो प्राइवेसी टर्म्स में जो चेंज किए थे उनको वापस ले लिया. और अगर आपने देखा हो तो व्हाट्सएप पे स्टेटस पर भी इस चीज़ को अपडेट किया है दैट दे एक्चुअली respect the privacy of the users. They will not share, they will not actually integrate the Facebook, Instagram or WhatsApp data. हालांकि इस अनाउंसमेंट के बाद भी जो सिग्नल है दैट इज ऑन टॉप इन टर्म्स ऑफ डाउनलोड इन इंडिया. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. एक्सपोर्ट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन में स्टार्ट इन 2 weeks SII CEO. So the pharmacy of world is India. We have number of time I have told you. तो फिलहाल अब जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने बोला है कि इंडिया में वैक्सीनेशन की ड्राइव स्टार्ट हो चुकी है. अब आगे आने वाले 2 weeks के बाद इंडिया स्टार्ट कर देगी कोविड-19 वैक्सीन का export. So COVID-19 vaccine export can start in the next 2 weeks or so, as per the Mr. Poonawalla. Who is Poonawalla? Is the chief executive of SII. SII stands for Serum Institute of India. तो जैसे ही 2 week में जो लोकल मार्केट की नीड है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, आप बोल सकते हैं नॉर्मलाइज हो जाएगी, देन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट. गवर्नमेंट हैज़ प्रोक्योर्ड अप्रॉक्सीमेटली 16.1 million डोजेस. गवर्नमेंट ने अभी तक 16.1 million की डोजेस प्रोक्योर करी हैं, और इसके अलावा 45 million की जो डोजेस है कोविशील्ड की वो आगे आने वाले कुछ वीक्स में गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी. और इसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट जो वैक्सीन्स हैं उसका एक्सपोर्ट स्टार्ट कर देगा. तो जितने भी नेसेसरी चेंजेस हैं, प्रोडक्शन चेंजेस हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, दैट ऑल आर एक्चुअली बीइंग डन इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द इंडिया फॉर एक्सपोर्ट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन. So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. If you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share, and subscribe. Thank you.